स्कूल के स्टूडियो के लोकार्पण और शिक्षाविदों के इस सम्मेलन के कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत अपनी जड़ों से जुड़े, भारत विकसित तो हो लेकिन खुद की जड़ों से हो, उस हेतु जो अनेक प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य पतंजलि योगपीठ द्वारा भी हो रहा है। तो उसके महामंत्री, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण जी 1952 से शिक्षा के क्षेत्र में और संपूर्ण देश के अंदर पहाड़ों में, जंगलों में, गांवों में, शहरों में भारतीय अधिष्ठान के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन विद्या भारती, उसके राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार जी, और इस सारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नूतन प्रयोग करने वाले, समृद्ध करने वाले, समुपस्थित सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदरणीय बहनों तथा भाइयों तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय रखा है कि शिक्षा का सशक्तिकरण होना है, और सशक्तिकरण का आधार तो प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता। एक बात सारी दुनिया में ध्यान में आ रही है कि शिक्षा का विस्तार तो बहुत हो रहा है, दुनिया के हर देश में हो रहा है। भारत भी जब आजाद हुआ तो कोई 17 विश्वविद्यालय थे, आज 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हो गई हैं, कई हजार कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल हैं, और केवल भारत में ही नहीं हो रही है, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए तो लिटरेसी, शिक्षा का विस्तार अप्रतिम गति से हो रहा है। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान में आ रही है कि जितना शिक्षा का विस्तार हो रहा है, समस्याओं का भी उतना ही विस्तार हो रहा है। कोर्सेज बढ़ रहे हैं, डिग्रियां बढ़ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी उतना ही बढ़ रहा है, हिंसा भी उतनी बढ़ रही है। जिनको विकसित देश कहे जाते हैं, अमेरिका आदि, तो वहां आए दिन घटनाएं मिलती हैं कि कॉलेजों के अंदर, बाकी के अंदर 14 साल का लड़का, 16 साल का लड़का अपने साथियों को शूट कर रहा है। बहुत पहले अमेरिका की जो सीनेट है, उसके जो प्रमुख थे न्यूट गिनीश, तो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। अमेरिका सैनिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से दुनिया में नंबर 1 है बोले, लेकिन सभ्यता कैसी यहाँ की? तो उसने वर्णन किया था सीनेट के अध्यक्ष ने कि आज हमारे देश की स्थिति है कि 12 साल की लड़कियां गर्भवती हो रही हैं, 16 साल का लड़का HIV टेस्ट करा रहा है, तो किस प्रकार
प्रकार की सिविलाइजेशन का हम निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ध्यान में आता है कि व्यापार के, व्यवसाय के नए नए तरीके, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शायद जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं, तरह तरह की जानकारियां कहते हैं, वो तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आदमी का जो स्तर है वो घटता जा रहा है। और इसलिए एक बड़ा भारी चैलेंज दुनिया के सामने है। इसलिए यूएनओ ने एक कमीशन बनाया था, डेलर्स रिपोर्ट के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है वो। उसमें यही प्रश्न किया कि 21वीं शताब्दी के अंदर मानव जाति के सामने कौन से प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर शिक्षा को देना पड़ेगा। उस दृष्टि से शिक्षा को तैयार करना पड़ेगा। 96 में वो रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो भारत के चिंतन की विजय उसी दिन हुई। उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, उसका वाक्य था ट्रेजर विद इन। अगर कहीं आपको हल खोजना है तो अंदर खोजो, बाहर नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि 4 बातें हैं जिसके ऊपर, 4 पिलर के ऊपर ये एजुकेशन का सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। पहला तो उन्होंने कहा लर्निंग टू नो, सब चीजों को जानना, ये एक आधार। पढ़ लिख के डिग्री हो गई लेकिन 2 टाइम का अपना जीवन नहीं चला सकता, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इसलिए दूसरा सूत्र उन्होंने कहा लर्निंग टू डू। और फिर तीसरे कहा कि लर्निंग टू लिव टुगेदर। आदमी रहता है लेकिन पड़ोसी से कोई रिलेशन नहीं, संबंध नहीं है। आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम में आदमी हजारों लोगों से कनेक्ट रहता है लेकिन पड़ोसी से रिलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कनेक्ट कर सकती है, रिलेट नहीं कर सकती। क्योंकि रिलेट होना ये भावना के स्तर पर है, ये गहरा स्तर है, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। शायद दुनिया के हर आदमी से टेक्नोलॉजी आपको कनेक्ट कर देगी लेकिन पड़ोसी से रिलेट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा लर्निंग टू लिव टुगेदर। और दूसरी बात ध्यान में आई थी कि जो मेरे मत का नहीं है, जो मेरे विचार का नहीं है, जो मेरे मजहब का नहीं है, उसके साथ जी नहीं सकते। आज सारी दुनिया में जो टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी जड़ में जाएंगे तो यही एक बात है। तो उन्होंने कहा कि लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू लिव विद अदर्स। जो मेरे विचार उससे नहीं है उसके साथ भी कैसे जीना, और ये सब अगर करना है तो ऐसा आदमी बनाना पड़ेगा। इसलिए चौथा कहा कि लर्निंग टू बी। ध्यान में आता है कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे बी एंड मेक, खुद बने और लोगों को बनाएं। और इसलिए कुल मिलाकर के आज जब सारा ये जो विषय रखा है आप लोगों ने, ये प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता, इसकी पृष्ठभूमि यहां पर आती है। स्किल बढ़ाने के लिए दूरस्थ, बिल्कुल जहां अभी रोड नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन सब जगह पर हम जानकारियों को पहुंचा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वहां की बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक जो प्रौद्योगिकी का नेटवर्क है, ये हमको उसकी एक सुविधा देता है। लेकिन जो मुख्य विषय है कि जो जोड़ना है लोगों को, एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, इस भाव भूमि का निर्माण प्रौद्योगिकी से नहीं हो सकता।
तो वो किससे होगा? तो वो उसको आधार ही आध्यात्मिकता है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही वो एक अधिष्ठान देती है कि भिन्न भिन्न दिखने वाले सारे प्रकार की जो सृष्टियां हैं, वनस्पति की होगी, प्राणी की होगी, मनुष्य की होगी, इस सबके अंदर अंतर्निहित जो एक तत्व है वो सब में एक है, उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। और जब मैं इसका अनुभव करता हूं तब मेरे मन के अंदर स्वाभाविक वो संवेदना आती है। और इसलिए भारतीय शिक्षा का मूल जो अधिष्ठान रहा प्राचीन काल से, वह अध्यात्म रहा। इसलिए हमारे कोई भी शास्त्र हम उठा करके देखेंगे तो उस शास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य अंततः तो वही कहेगा कि धर्म के आधार पर अध्यात्म, यही उसका मूल बनता है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा, लेकिन वो दर्शन तो संपूर्ण पदार्थ विज्ञान और परमाणु विज्ञान से की गहराई है उसमें, लेकिन वो किस लिए है? तो वो उसका पहले ही सूत्र है कि यह तो अभ्युदय निश्रेय स्थिति सधर्म। इस दुनिया की सब प्रकार की भौतिक उन्नति और सभी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति जिसके द्वारा सिद्ध होती है, वह धर्म इस वैशेषिक दर्शन का हेतु है। चाणक्य अर्थशास्त्र लिखेगा तो अर्थ के प्राप्ति के बाद करना क्या है? तो बोले अंततः धर्म करने में आप सफल हो। भारद्वाज का विमान शास्त्र है, तो पहले ही श्लोक लिखेंगे उसके अंदर तो नारायण का स्मरण करके फिर धर्म के लिए। तो हमारे यहाँ पर कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वाणिज्य हो या कुछ भी हो, वो सब किस लिए? पर्पज, जो पर्पज का विषय आया, वो पर्पज कहां से मिलता है? उस पर्पज मिलने का अधिष्ठान ये अध्यात्म है। और इसलिए इस नाते से आज के समय में यह तो एक दुनिया के सामने जो एक प्रश्न है कि आज की सारी अगर समस्याओं का समाधान करना है तो हमको कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों का विचार करना पड़ेगा। और ये दोनों चीजों का जब विचार करते हैं तो एक दो शब्द अपने यहाँ चलते हैं। आजकल जब टेक्नोलॉजी की चर्चा चलती, प्रौद्योगिकी की चर्चा चलती, तो सामान्यतः क्या आता है? तो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, प्रौद्योगिकी का माध्यम वही है, भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स। तो उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अपने यहाँ, जितने भी इक्विपमेंट के लिए जो हिंदी में हम शब्द प्रयोग करते कहते हैं उपकरण। ये अपने आप में बताता है ये शब्द उपकरण कि मूल कुछ और है। तो मूल क्या है? तो मूल है करण। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप अनंत गैलेक्सियों को आपको दिखा देगा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को दिखा देगा, वो इक्विपमेंट है, उपकरण है। तो टेक्नोलॉजी उस उपकरण को सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड करती चली जाएगी। टेलीफोन पहले वो वायर वाला चौंगा रहता था, वहां से आज यहाँ आ गए। आगे बढ़ते बढ़ते आने वाले समय में तो शायद इस सब की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगले 5-10 साल के अंदर तो परिस्थिति हो जाएगी कि आपको शायद ये फोन की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपकी हथेली ही स्क्रीन बन जाएगी, या आप ऐसा हाथ करेंगे ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा। ऐसी चिप्स बन जाएंगी कि जिसमें आप दुनिया भर का डाटा डाल दीजिए, अलग से आपको लैपटॉप रखने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन है क्या? ये है कुल मिलाकर के उपकरण। टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, ये उपकरण किसका है? ये आंख नाम का जो कर्ण है इसका है। इसलिए विचार आता है कि ये उपकरण तो प्रौद्योगिकी डेवलप कर लेगी, अधिक से अधिक पावरफुल बना देगी, लेकिन ये कर्ण कौन ठीक करेगा? वो कर्ण प्रौद्योगिकी नहीं कर सकती। आज सारी दुनिया में जो परिवर्तन आया उसके मूल में
रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी जो कहते हैं, तो आइंस्टीन जिसने रिलेटिविटी और ऊर्जा और द्रव्य ये एक ही हैं, और E=mc² जो उसने इक्वेशन दी, वो आइंस्टीन कहता था कि विज्ञान प्लेटिनम को डिनेचर कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, उसका क्लासिफिकेशन कर सकता है, लेकिन विज्ञान बोले आदमी के हृदय के अंदर जो ये लालच है, आदमी के अंदर की जो ये बुराइयां हैं, इसको कोई विज्ञान ठीक नहीं कर सकता। यहां आकर के प्रौद्योगिकी की सीमा रुक जाती है, और इसलिए प्रश्न आता है कि ये जो कर्ण है, इस कर्ण को बलशाली बनाना, इस कर्ण को शुद्ध बनाना, इस कर्ण को संवेदनशील बनाना, ये करना यानी मनुष्य को क्या करना, तो ये जो 5 इंद्रियां हैं ये कर्ण है, और फिर और नीचे जाएंगे तो ये इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती जब तक मन नहीं जुड़ा इनके साथ में। हम कई बार देखते हैं कि हम देख रहे हैं, आप सामने से निकल गए, बाद में आपने कहा कि अजीब हो भाई, हम सामने से गए, आपने नमस्कार भी नहीं किया। तो ये कहता है कि अच्छा आप गए थे, मुझे पता ही नहीं था, आंख तो खुली थी, आप निकले भी थे, लेकिन क्यों नहीं दिखे आप? क्योंकि उस समय आपका मन कहीं और था, कनेक्ट नहीं था, तो कर्ण खुला रहते हुए भी उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो कर्ण शुद्ध करना भी ये 5 इंद्रिय को करना है, फिर मन को करना है, और फिर का मन के भी परे है तो बुद्धि है। अब ये इंद्रिय मन बुद्धि, इसको सबल करना, शुद्ध करना, ये प्रौद्योगिकी नहीं कर सकती, ये अध्यात्म कर सकता है। और इस नाते से आने वाले समय के अंदर अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर अगर हमको मानव समाज की आज की समस्याओं का भी समाधान करना है, और मानव जो है ये विश्व कल्याण के लिए अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न करना है, तो ये प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता, ये दोनों अधिष्ठानों को साथ में व्यवहार में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगी। और इस दृष्टि से आज इस संदर्भ के अंदर एक समझ और प्रयत्न करने की जरूरत है। पुरानी घटना है, नागार्जुन नाम के बहुत बड़े आचार्य थे, अपने रसायनविद थे, फिलोसफर थे, और रसायन के संदर्भ में तो उनकी, और चिकित्सा के संदर्भ में तो कहते हैं कि वो पारे से स्वर्ण बना सकते थे, और गर्दन काट के अलग कर दो तो फिर से लगा दें, यहां तक उनका और विकसित था। ऐसा कहते हैं उनको प्रयोगशाला में एक सहायक की जरूरत थी। कुछ युवक बुलाए गए, उसमें से 2 युवक चयन किए। तो चयन करके नागार्जुन ने उनको कहा कि एक सूत्र बताया, कहा कि 3 दिन बाद इस सूत्र के अनुसार वस्तु बना के लाना है। 3 दिन बाद दोनों आए, एक बड़ा प्रसन्न था, एक बड़ा दुखी था। जो प्रसन्न था उसने कहा कि आचार्य जी मैंने बना लिया, वो सूत्र बता दिया उसने। दूसरे ने कहा कि मैं बना नहीं पाया। तो नागार्जुन ने पूछा क्यों, क्या समझ में नहीं आया? तो उसने कहा नहीं, वो नहीं था, बात ऐसी हुई कि हम दोनों जब यहां से निकले तो थोड़ा आगे जाने के ऊपर, और जहां से जंगल प्रारंभ हो रहा था, तो वहां मैंने देखा कि एक आदमी ज्वर से और बेहोश सा पड़ा हुआ है, और मुझे लगा कि ये ऐसे ही रहा तो यहाँ कोई है नहीं और ये मर जाएगा। तो मैं उसको उठा के अपने घर ले गया, वैद्य को लाया उसका इलाज करने के लिए, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और 3 दिन मेरे को उसी की सेवा में निकल गए। तो मुझे समय ही नहीं मिल पाया इस सूत्र के ऊपर काम करने का। तो नागार्जुन ने, ये जिसने फार्मूले को हल नहीं किया था उसको सहायक रखा। तो किसी ने पूछा कि भाई जो आपने प्रश्न किया था वो जिसने हल किया उसको आपने नहीं किया और इसको किया? तो नागार्जुन ने कहा कि देखो ये जितने शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, ये है किसके लिए? ये मनुष्य के लिए है।
इस विषय का विशेषज्ञ बनने के बाद ये दोनों बाहर निकले, दोनों ने तड़पते को देखा। एक को अपने करियर की, अपने भविष्य की ही चिंता थी, वो छोड़ के चला गया। तो जिसके लिए सब कुछ है उसके बारे में ही अगर लगाव और संवेदना नहीं है तो ये आगे चल के एक्सपर्ट भी बन गया तो ये तो मानव जाति उसके लिए विनाशक ही साबित होगा साधक होने की बजाय। और इसलिए इस नाते से आज के समय के अंदर, इस संदर्भ के अंदर एक विचार करने की आवश्यकता है। एक संयोग उत्पन्न हुआ इस समय देश के अंदर। अनेक समय से चर्चा तो चल रही थी, बहुत बोल सब रहे थे, मैकाले की शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, लेकिन ढर्रा बदलने की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। अभी जो थोड़ा सा एक सूत्रपात करने का प्रयत्न चल रहा है, मार्ग लंबा है। मुझे लगता है कि यहाँ सब शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आने वाले 5-10 वर्ष ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस नाते से थोड़ा लीक से हट करके और अपने अपने स्थानों पर उन भावों को समझकर प्रयोगों की प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी आधारभूत बात जो सबसे पहली इस नई शिक्षा नीति में जो लाए हैं कि 5+3+3+4 का जो फार्मूला लाए, उसमें जो एक मूल विषय है 5 वर्ष वाला, वही आधार है। और इसलिए इस नाते से और इस संदर्भ के अंदर एक गंभीरता से प्रयोग और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये पहले 5 में कक्षा पहली और दूसरी, और पहली के पहले के 3 वर्ष। क्योंकि एक बात हमारे यहाँ पर मूल रूप से कही गई है कि मनुष्य का जन्म जब होता है तो यात्रा तो हर एक की लंबी है। इसलिए कहते हैं जीवात्मा तो घूमती रहती है, ये कोई हमारा पहला जन्म नहीं है। तो जब जीव आता है तो एक पीछे की यात्रा लेकर के आता है। लेबनानी विचारक हुआ खलील जिब्रान, छोटी छोटी उसकी कहा था, उसकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है प्रोफेट करके। तो उसमें कोई एक शीर्षक देता है, एक देवदूत आता है, लोग उसको पूछते हैं इसके बारे में कुछ बताइए, तो वो कुछ बोलता है। एक एक पेज के वर्णन है, प्रेम के बारे में बताइए, क्रोध के बारे में बताइए, द्वेष के बारे में बताइए, न्याय के बारे में बताइए।